अब आ रहा है क्या आवाज? अब क्लियर सुनाई दे रहा है? नहीं सर। आवाज नहीं आ रहा है? अभी भी वैसा ही आ रहा है सर आवाज। आवाज भी वैसे ही कट कट के आ रहा है क्या? अभी भी नहीं आ रहा क्लियर? आ रहा है सर फंस फंस के। फर्स्ट फर्स्ट क्या आ रहा है? हाँ अरे सर। ऐसे में क्लास नहीं होगा कैसे चलेगा? अभी ठीक आ रहा था। हैं? क्या बोले दीपक? दीपक अभी भी साउंड सुनाई दे रहा है तुम लोग को कि कट कट करके आ रही है वॉइस? शुभदीप शुभदीप अब तो ठीक आ रहा है सर। आ रहा है आवाज? इस्माइल अब सुनाई दे रहा है? अभी ठीक है सर। ठीक है अभी। तो यहाँ पर एक हम लोग स्टार्ट कर रहे थे वेलोसिटी रेशियो को। ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली के दोनों के बीच के अभी ठीक velocity- आ रहा है सर आपका आवाज। अब ठीक आ रहा है ना? तो स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है? तो अगर D1 डायमीटर ऑफ द ड्राइवर हो और D2 अगर डायमीटर ऑफ द फॉलोअर हो, हाँ अभी आ रहा है सर, बट फिर कट जा रहा है, कभी कभी फिर आ रहा है, वैसे हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है सर। तो थोड़ा कंसंट्रेट करो, कोशिश करो इसमें, है ना? अब आ रहा है सर अभी। हाँ ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर D1 डायमीटर जो ड्राइवर का है, D2 डायमीटर अगर फॉलोअर का है, और N1 स्पीड ऑफ द ड्राइवर की स्पीड अगर ड्राइवर पुली जो है उसकी स्पीड अगर N1 है आरपीएम में, और इस फॉलोअर अगर जो है फॉलोअर तो अगर हम बोलेंगे कि वेलोसिटी रेशियो को एक्सप्रेस करो तो N2 अपॉन N1 जो होगा दैट इज इक्वल टू D1 बाई D2 के बराबर होगा। मतलब दूसरे जो ड्रिवन पुली है उसका रोटेशनल आरपीएम और ड्राइवर पुली जो है उसका रोटेशनल आरपीएम का रेशियो जो होगा वो डायमीटर ऑफ द फर्स्ट जो ड्राइवर है, ड्राइवर का डायमीटर, ड्राइवर पुली का डायमीटर, और D2 जो है वो ड्रिवन पुली का डायमीटर का रेशियो। तो N2 बाई N1 इज इक्वल टू D1 बाई D2 हम बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर थिकनेस को कंसिडर किया जा रहा है, बेल्ट का थिकनेस अगर हम कंसिडर कर रहे हैं उस सिचुएशन में वेलोसिटी रेशियो को फाइंड आउट करो बोल रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है N2 बाई N1 इज इक्वल टू D1 प्लस T डिवाइड बाई D2 प्लस T, ये उसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि वेलोसिटी रेशियो अगर बेल्ट ड्राइव को अगर हम अनदर मेथड से फाइंड आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। अनदर मेथड में क्या होता है कि पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द जो बेल्ट है, ड्राइविंग पुली की जो पेरिफेरल वेलोसिटी जो है, अगर ड्राइविंग पुली की अगर वेलोसिटी v बोलेंगे, v1 इज इक्वल टू पाई d1 n1 अपॉन 60 मान रहे हैं मीटर पर सेकंड में, और पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट ऑन ड्रिवन पुली का अगर हम पाई v2 इज इक्वल टू पाई d2 n2 बाई 60 अगर हम मान रहे हैं मीटर पर सेकंड में, तो इस सिचुएशन में अगर वहां पर अगर कोई स्लिप नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी 2 होगा। वेलोसिटी 1 जो है ड्राइवर का वेलोसिटी होगा और ड्रिवन का वेलोसिटी दोनों इज इक्वल टू v2 होगा। और ये जो ड्राइवर और ड्रिवन दोनों का वेलोसिटी जो होगा वो इक्वल होगा अगर वहां पर कोई स्लिप फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, स्लिपिंग नहीं हो रही, बेल्ट के बीच में स्लिपिंग और बेल्ट और पुली के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है, उस सिचुएशन में v1 इज इक्वल टू v2 होगा।
पाई d1 n1 अपॉन 60, तो इस सिचुएशन में v1 इज इक्वल टू और v2 इज इक्वल टू, मैं v1 v2 की वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो यहाँ से पाई d1 n1 by 60 फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू पाई d2 n2 by 60 फॉर्मूला दोनों इक्वल होंगे, और यहाँ पर 60 और पाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से n2 by n1 इज इक्वल टू d1 by d2 फॉर्मूला फाइंड हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी रेशियो का ये फॉर्मूला जो डायरेक्टली हम यहाँ पर देख रहे थे, वो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला हम जब अगर स्लिप फॉर्मेशन नहीं होगा उस सिचुएशन में दोनों का वेलोसिटी इक्वल होगा, तो वहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम कंपाउंड बेल्ट ले रहे हैं, कंपाउंड बेल्ट अगर दो पुलीज एक साथ कनेक्टेड कर रहे हैं, उसमें एक बेल्ट का ड्रीवन जो है दूसरे बेल्ट के ड्राइवर के साथ में कनेक्टेड है, और उस सिचुएशन में अगर वहां पर रोटेशन हो रहा है, स्लिप फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो उस सिचुएशन में वहां पर जो है वेलोसिटी रेशियो जो होगी, अगर कंपाउंड गियर है, चार कंपाउंड बेल्ट है, दो बेल्ट यूज कर रहे हैं, चार पुली यूज कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में रोटेशन आरपीएम ऑफ फोर्थ पुली n4 डिवाइडेड बाय n1 दैट इज इक्वल टू d1 by d2 into d3 by d4, d1 by d2 into d3 by d4 हो जाता है, n4 by n1 इज इक्वल टू। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ द लास्ट ड्रीवन जो है उसका स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द फर्स्ट ड्राइवर दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डायमीटर ऑफ ड्राइवर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द डायमीटर ऑफ ड्रीवन। यहाँ पर ये फॉर्मूले हैं, जस्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि n4 by n1 इज इक्वल टू d1 by d2 into d3 by d4 होता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले ध्यान में रखने पड़ते हैं, ये छोटे मोटे फॉर्मूले हैं जिनको आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। स्लिप ऑफ द बेल्ट यहाँ पर एक नया फिनोमेना है, हम इसके पहले आर्टिकल में हम देख चुके हैं कि जो मोशन ऑफ द बेल्ट होता है पुली के बीच में, वो एक फर्म फ्रिक्शनल ग्रिप के बीच में, बिटवीन द पुली और बेल्ट के बीच में फ्रिक्शनल ग्रिप होता है। तो फ्रिक्शनल ग्रिप होता है तो उसके कारण ये जो बेल्ट है वो पुली के साथ में रोटेट होकर के चले जाती है। अगर फ्रिक्शनल ग्रिप मेंटेन हो रहा है तो उस सिचुएशन में बेल्ट जो है वो उसके साथ पुली के साथ अटैच होकर के रोटेट होती रहती है, अगर फ्रिक्शनल ग्रिप है तो। यहाँ पर अगर फ्रिक्शनल ग्रिप इनसफिशिएंट हो जाता है, अगर फ्रिक्शनल ग्रिप जो है वो अगर इनसफिशिएंट होगा, सफिशिएंट नहीं होता अगर फ्रिक्शनल ग्रिप, तो उस सिचुएशन में वहां पर क्या होता है, जो ड्राइवर है वो बिना बेल्ट को लिए हुए फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता है, यानी कि उस सिचुएशन में वहां पर जो ड्राइवर है उसका बेल्ट का पट्टा निकल जाता है। वो किस कारण होता है, इनसफिशिएंट फ्रिक्शन ग्रिप के कारण होता है। अगर इनसफिशिएंट फ्रिक्शन ग्रिप हो तो वहां पर एक फिनोमेना होता है, इस फिनोमेना को बोलते हैं स्लिप ऑफ द बेल्ट, मतलब वहां से बेल्ट का पट्टा जो निकल जाता है वो स्लिप होकर के बाहर आ जाता है, या स्लिप होकर के वहां फंस जाता है पुली के बीच में, तो इसे हम स्लिप ऑफ द बेल्ट कहते हैं। ये स्लिप ऑफ द बेल्ट फिनोमेना है। इसमें अगर हम स्लिप ऑफ द एक ओपन बेल्ट, अगर हम ड्राइवर का स्लिप जो है उसको हम परसेंटेज में रखते हैं, तो S1% अगर हम स्लिप बिटवीन द ड्राइवर और बेल्ट के बीच में, ड्राइवर और बेल्ट के बीच में अगर S1% स्लिप फॉर्मेशन हो रहा है, और बेल्ट और फॉलोअर के बीच में, यानी कि ड्रीवन बेल्ट और जो ड्रीवन पुली और बेल्ट के बीच में अगर हो रहा है, मतलब ड्राइवर और बेल्ट के बीच में होना S1% है और ड्रीवन और बेल्ट के बीच में होना S2% है, तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पर n2 by n1 इज इक्वल टू d1 by d2 इज इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट में S1 प्लस S2। S1 परसेंटेज है, परसेंट दिया रहेगा कि 2% स्लिप हो रहा है, 3% स्लिप हो रहा है या 4% स्लिप हो रहा है, तो इस प्रकार से वो परसेंटेज में दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि n2 by n1 इज इक्वल टू d1 by d2 इज इक्वल टू 1 माइनस s अपॉन 100, जहाँ पर s जो है वो S1 प्लस S2 होता है। अगर थिकनेस ऑफ द बेल्ट अगर कंसिडर करते हैं तो n2 by n1 इज इक्वल टू d1 प्लस t डिवाइड बाय d2 प्लस t इनटू ब्रैकेट में 1 माइनस s अपॉन 100, जहाँ कैपिटल S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 होता है। तो सिचुएशन में यहाँ पर ये फॉर्मूला है n2 by n1 रोटेशनल आरपीएम। तो रोटेशन आरपीएम n2 को अगर हम फाइंड आउट करना है तो n1 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और d1 डायमीटर d2 डायमीटर दिया रहेगा, थिकनेस ऑफ द बेल्ट कनेक्शन दिया रहेगा तो थिकनेस को काउंट करेंगे और ब्रैकेट में 1 माइनस s अपॉन 100 को यहाँ पर हम इंक्लूड कर लेंगे, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है। तो ये स्लीप फिनोमेना जो है आपका जो इनसफिशिएंट फ्रिक्शन के कारण जनरेट होता है, वो स्लीप फिनोमेना के लिए यहाँ पर रोटेशनल आरपीएम के साथ में फॉर्मूला गिवन है। ये था स्लीप फिनोमेना। दूसरा है क्रीप ऑफ द बेल्ट। क्रीप ऑफ द बेल्ट भी एक नया फिनोमेना है, जिसको क्या कहते हैं, जब बेल्ट जो है स्लैक साइड यानी कि ढीले साइड से
टाइट साइड की ओर मोशन करता है तो वहां पर एक्सटेंशन होता है, सर्टेन पोर्शन में एक्सटेंशन होता है बेल्ट में। और जब बेल्ट जो है वो अगर टाइट साइड से लेकर के ढीले साइड की तरफ बढ़ रहा है, अगर वो ढीले साइड से टाइट की तरफ बढ़ रहा है तो उस सिचुएशन में एक्सटेंशन होता है। पर अगर टाइट साइड से, जो टाइट साइड जो बेल्ट का टाइट साइड है और ऊपर का जो बेल्ट का जो स्लैक साइड है, ढीलापन वाला साइड है, तो टाइट साइड से स्लैक साइड की ओर बढ़ता है तो बेल्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये लिटिल अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन होता है, लिटिल अमाउंट ऑफ द एक्सटेंशन होता है। तो ये जो एक्सटेंशन होना और ये जो कॉन्ट्रैक्शन होना जो होता है फिनोमेना, ये इसे हम शॉर्ट पुली और मोशन के टाइम पे जब पुली और बेल्ट के बीच में होता है तो इसे हम कहते हैं क्रीप। ये जो फिनोमेना है क्रीप कहलाता है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब ढीले से टाइट की ओर बढ़ रहा होता है, स्लैक साइड से टाइट साइड की ओर बढ़ रहा होता है, तो उस सिचुएशन में एक्सटेंशन होता है, सर्टेन पोर्शन का बेल्ट का एक्सटेंशन होता है। और जो टाइट साइड से स्लैक साइड की तरफ जब वो फॉलो अप करता है तो उस सिचुएशन में, तो ये जो है तुम्हारा वो फिनोमेना है और क्रीप फिनोमेना कहलाता है, इसे हम क्रीप फिनोमेना कहते हैं। तो ये है क्रीप ऑफ द बेल्ट। क्रीप ऑफ द बेल्ट के टाइम पे फॉर्मूला होता है N2 by N1 इज इक्वल टू D1 डायमीटर अपॉन D2 डायमीटर इनटू E यंग मॉडुलस प्लस रूट ओवर सिग्मा 2 डिवाइड बाय E यंग मॉडुलस प्लस सिग्मा 1। तो ये फॉर्मूला है जहां पर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो है स्ट्रेस इन द बेल्ट है, टाइट साइड और स्लैक साइड रिस्पेक्टिवली। टाइट साइड के टाइम पे स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है वो सिग्मा 1 है और स्लैक साइड के टाइम पे जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो सिग्मा 2 है। यहाँ पर E जो है वो यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल है ऑफ द बेल्ट। अगर ये जो इफेक्ट ऑफ द क्रीप है वो बहुत ही स्मॉल हो जाता है, बहुत ही स्मॉल रहता है, जो क्रीप फिनोमेना है वो बहुत ही स्मॉल होता है क्रीप। इसको हम जनरली नेग्लेक्ट कर दिया करते हैं। जो क्रीप होता है, क्रीपिंग जो होती है बेल्ट और पुली के बीच में, वो बहुत ही स्मॉल नेगेटिवली होती है, बहुत ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम उसको, क्योंकि वो बहुत ही छोटा फिनोमेना होता है और कम समय का फिनोमेना होता है, बहुत ही छोटा फिनोमेना होता है, स्मॉल कंसिडरेशन में होता है। तो इसको हम जनरली नेग्लेक्ट करते हैं, इसको काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल आया है, एन इंजन रनिंग एट 150 rpm drives a line shaft by means of a belt and the engine pulley is 750 mm diameter and the pulley of the line shaft is 450 mm. A 900 mm diameter pulley on the line shaft drives a 150 mm diameter pulley keyed to the dynamo shaft. So find the speed of the dynamo shaft when स्पीड फाइंड आउट करने की बोल रहे हैं, यानी कि रोटेशनल आरपीएम का जो N1 या N2 दोनों में इसको एक फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा होगा। तो देयर इज फाइंड आउट करो स्पीड ऑफ द डायनेमो शाफ्ट। अगर वहां पर पहला कंडीशन है कि स्लिप फिनोमेना नहीं हो रहा है, दूसरा बोल रहा है कि देयर इज अ स्लिप ऑफ 2% एट ईच ड्राइव। अगर वहां पर 2% का स्लिप फिनोमेना हो रहा है तो वो उस सिचुएशन में हमको स्पीड ऑफ द डायनेमो शाफ्ट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर गिवन में क्या क्या डाटा है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में डाटा जो है उसको हम एक्यूमुलेट कर लेते हैं। N1 दिया हुआ है, N1 आरपीएम दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 150 आरपीएम। D1 डायमीटर दिया हुआ है 750 mm, D2 डायमीटर दिया हुआ है 450 mm, D3 डायमीटर दिया हुआ है 900 mm और D4 डायमीटर दिया हुआ है 150 mm। तो यहाँ से D4 डायमीटर दिया, स्लिप दिया हुआ है S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू 2%। तो यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है N4 स्पीड ऑफ द डायनेमो शाफ्ट। अगर N1 N2 N1 दिया हुआ और N4 दिया, यहाँ पर D1 D2 D3 D4 दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ, तो सिचुएशन में N1 अगर गिवन हो तो N4 फाइंड आउट करना है। मैंने इसके पहले स्लाइड में मैंने बताया हूँ कि N4 by N1 इज इक्वल टू, अगर स्लिप नहीं होता है तो D1 by D2 इंटू D3 by D4 होता है फॉर्मूला। तो N4 by N1 इज इक्वल टू हम 150 आरपीएम कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू D1 जो है और D2 जो है डायमीटर दिया हुआ है, D1 D2 D3 D4 उन सबकी वैल्यू यहाँ पुट अप कर देते हैं। 750 into 900 डिवाइड बाय 450 into 150। तो यहाँ से इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज इक्वल टू 10 आएगा। N4 by 150 इज इक्वल टू 4 आएगा। तो N4 यहाँ से कैलकुलेट करने पर 1500 आरपीएम यहाँ पर कैलकुलेट करने पर मिल जाएगा। तो ये कंपाउंड गियर का ये स्ट्रक्चर यहाँ शो कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा जब स्लिप ऑफ द फिनोमेना इज नॉट स्लिप ऑफ द फिनोमेना इज नॉट कंसिडरिंग में पहला तो निकल गया है N4 इज इक्वल टू 1500 आरपीएम।
जब स्लिप फिनोमिना इज इक्वल टू 2% दिया हुआ है ईच ड्राइव के लिए, उस सिचुएशन में यहाँ पर N4/N1 इज इक्वल टू D1/D2 इंटू D3/D4 इंटू 1 माइनस S1/100 1 माइनस S2/100 ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर स्लीपिंग दिया हुआ है और स्लिप कितना दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 2% दिया हुआ है, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। N4/150 is equal to 750 into 900 divided by 450 into 150 into ब्रैकेट में 1 minus 2/100 into ब्रैकेट में 1 minus 2/100 इसको कैलकुलेट करेंगे तो N4/150 is equal to 9.6 आ जाएगा कैलकुलेट करने पर, और इसको हम 9.6 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो N4 is equal to 1440 RPM आ जाएगा। तो स्लिप फिनोमिना में 1440 RPM आ रहा है, और जब हम स्लिप कंसीडर नहीं करते हैं तो सिचुएशन में 1500 RPM का वैल्यू आ रहा है। तो ये है क्वेश्चन था जिसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जिसमें ये फॉर्मूले का यूज कैसा होता है ये इसको मैंने आपको डिस्क्राइब किया। अब यहाँ पर एक जो है वो लेंथ ऑफ द ओपन बेल्ट ड्राइव, लेंथ अगर ओपन बेल्ट ड्राइव क्या दिया, अगर डायमीटर गिवन दिया हुआ है, अगर ड्राइवर पुली का ड्रिवन पुली का अगर यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है, उस सिचुएशन में यहाँ पर अगर बेल्ट जो है कॉन्टेक्ट के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लेट द R1 एंड R2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द लार्जर और स्मॉलर पुली। लार्जर पुली और स्मॉलर पुली का अगर रेडियस हम देख रहे हैं R1 और R2 है, x जो है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द दो पुली के बीच का डिस्टेंस अगर x है, और L इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट है। टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट मतलब हमने बहुत लंबा चौड़ा बेल्ट खरीद के ले आया और उसको हमको एडजस्ट करना है कि टोटल एक्चुअल लेंथ कितनी है। तो उस सिचुएशन में हम इस फॉर्मूले के थ्रू आटा चक्की का जो बेल्ट है उसका हम लेंथ हम कंफर्म कर सकते हैं कितना लेंथ इसमें लगेगा एग्जैक्टली, क्योंकि आटा चक्की का जो बेल्ट है वो बहुत लंबा चौड़ा हमने लिया है, तो उसमें हम उसको कितना एक्यूरेटली हमको उसको लेंथ बेल्ट का काटना पड़ेगा कि वो एक्यूरेटली जो बेल्ट है वो उस उनके पुली के बीच में एडजस्ट हो जाए। तो उसका भी एक फॉर्मूला है, हम उसको जनरल वे में हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। L इज इक्वल टू पाई इंटू R1 प्लस R2, जहाँ R1 R2 जो है वो रेडियस ऑफ द लार्जर और स्मॉलर पुली है, प्लस 2x प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x जो है। तो ये इसका फॉर्मूला है। अगर हम पुली के रेडियस के टर्म में अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ द बेल्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। अगर हम डायमीटर को कंसीडर कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में π/2 ब्रैकेट में d1 प्लस d2 प्लस 2x प्लस d1 माइनस d2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4x हो जाता है। तो ये R1 के मेरे ख्याल से R1 वाला रेडियस वाला फॉर्मूला याद करना बहुत इजी है। R1 प्लस R2 है प्लस 2x प्लस यहाँ R1 प्लस R2 है तो इधर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर है डिवाइड बाई x है। तो ये लेंथ ऑफ द बेल्ट फाइंड आउट करने का तरीका है, फॉर्मूला है। और सेकंड जो है अगर हम लेंथ ऑफ द क्रॉस बेल्ट ड्राइव अगर हम यूज कर रहे हैं, लेंथ ऑफ द क्रॉस बेल्ट, अगर क्रॉस बेल्ट जो है ऐसा क्रॉस बेल्ट ड्राइव वो बेल्ट ड्राइव होता है जिसमें दोनों जो ड्राइवर और ड्रिवन पुली जो है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर हम यहाँ पर देखें कि R1 और R2 जो है रेडियस ऑफ द लार्जर और स्मॉलर पुली है, R1 और R2 रेडियस ऑफ द लार्जर और स्मॉलर पुली, अगर हम R1 रेडियस ले रहे हैं लार्जर का और R2 रेडियस ले रहे हैं अगर स्मॉलर का, तो उस सिचुएशन में हम ये R1 और R2 को डिफाइन किए हैं। x इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू पुली, दो पुली के बीच का डिस्टेंस अगर x है, जो क्रॉस बेल्ट ड्राइव है उसके दोनों पुली के बीच का डिस्टेंस अगर हम माने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है उन दोनों के बीच का जो हो अगर x है, और अगर L अगर टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट अगर हम ले रहे हैं, टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट अगर हम L ले रहे हैं तो L इज इक्वल टू पाई इंटू R1 प्लस R2 प्लस 2x प्लस R1 प्लस R2। इसके पहले वाले में अगर हम ले रहे थे तो इसके पहले वाले में R1 माइनस R2 था, लास्ट वाले टर्म में। इसके पहले वाले देखें, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो पाई R1 प्लस R2 प्लस 2x R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x था। अगर हम क्रॉस बेल्ट लेते हैं तो वो फॉर्मूला बदल करके पाई R1 प्लस R2 एज इट इज ही है, पाई R1 प्लस R2 प्लस 2x प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर बाई x है। यहाँ पर R1 प्लस R2 जा रहा है और उसके पहले वाले ओपन बेल्ट में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर हो रहा है। तो ये यहाँ से लेंथ ऑफ द बेल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। डायमीटर के टर्म में अगर हम देखना चाहें तो क्या होगा, डायमीटर के टर्म में अगर हम देखना चाहें तो L इज इक्वल टू π/2 d1 प्लस d2 प्लस 2x प्लस d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x। तो ये पुली का अगर डायमीटर कंसीडर कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में लेंथ ऑफ द बेल्ट का फॉर्मूला है
यहाँ पर पावर ट्रांसमिटेड ऑफ बाय द बेल्ट हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे। पावर ट्रांसमिटेड, कि पावर ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला क्या होता है, जो बेल्ट अगर ट्रांसमिट करता है पावर को, उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर यहाँ पर ड्राइवर पुली जो है वो, ये एक बिगर पुली जो है वो ड्राइवर पुली है, और शॉर्टर पुली जो है वो छोटा पुली जो है वो ड्रिवन पुली है। तो सिचुएशन में अगर हम T1 एंड T2 जो है टेंशन और टाइट साइड, अगर टेंशन इन द टाइट साइड इज इक्वल टू T1 लेते हैं, और T2 जो है टेंशन इन द स्लैक साइड लेते हैं, तो ये टेंशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और अगर R1 एंड R2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द ड्राइविंग पुली एंड ड्रिवन पुली रिस्पेक्टिवली ले रहे हैं, और V इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट इन द मीटर पर सेकेंड है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर हमारा जो वर्क डन पर सेकेंड जो होगा वो T1 टेंशन माइनस T2 टेंशन डिवाइड इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ V1 वेलोसिटी होता है। इसको हम न्यूटन पर मीटर पर सेकंड में एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर वर्क डन ले रहे हैं। वही चीज अगर पावर ट्रांसमिटेड को कंसीडर करना हो तो T1 माइनस T2 इंटू वेलोसिटी, और वो भी वॉट में। तो वॉट में अगर कंसीडर कर रहे हैं तो T1 माइनस T2 इंटू वेलोसिटी लेते हैं, तो पावर ट्रांसमिटेड जो होता है बेल्ट और बेल्ट ड्राइव के थ्रू जो पावर ट्रांसमिटेड होता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पावर ट्रांसमिट करने का जो फॉर्मूला था, ये कितना पावर ट्रांसमिट करता है उसके लिए T1 टेंशन माइनस T2 टेंशन इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ V वेलोसिटी, तो ये जो होगा इसको कैलकुलेट करोगे तो पावर ट्रांसमिटेड कैलकुलेट किया जा सकता है। रेशियो ऑफ द ड्राइविंग टेंशन फॉर द फ्लैट बेल्ट ड्राइव, रेशियो ऑफ द ड्राइविंग टेंशन फॉर द फ्लैट बेल्ट ड्राइव, यहाँ पर रेशियो ऑफ द ड्राइविंग टेंशन, ये T1 और T2 का जो रेशियो है वो कितना इक्विवेलेंट होता है, उसके बराबर क्या फॉर्मूला जनरेट होता है उसको देखते हैं। कंसीडर करते हैं अगर कोई पुली जो है रोटेटिंग हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कोई जो ड्रिवन पुली जो है वो ड्रिवन पुली को रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अगर उस सिचुएशन में T1 इज इक्वल टू टेंशन इन द बेल्ट ऑन द टाइट साइड ले रहे हैं, और T2 इज इक्वल टू टेंशन इन द बेल्ट ऑन द स्लैक साइड ले रहे हैं, और थीटा इज इक्वल टू एंगल और एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट इन द रेडियन है, थीटा इज इक्वल टू। तो ये जो टेंशन और T2 और T1 और T2 का जो रेशियो है T1 by T2 इज इक्वल टू E टू द पावर म्यू थीटा के बराबर होता है। ये हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बुक में फर्स्ट ईयर में देख चुके हैं। E टू द पावर म्यू थीटा होता है T1 by T2 इज इक्वल टू E टू द पावर म्यू थीटा। और इक्वेशन को हम एक्सप्रेस करना चाहें लॉगरिथमिक बेस 10 के रिस्पेक्ट में, तो 2.3 log ऑफ T1 by T2 इज इक्वल टू म्यू थीटा होता है। और आजकल आपके पास कैलकुलेटर है तो E टू द पावर म्यू थीटा को कैलकुलेट करना इजी है। आप चाहो तो T1 by T2 इज इक्वल टू E टू द पावर म्यू थीटा को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था यहाँ पर T1 और T2 का रेशियो। T1 और T2 का रेशियो अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो सिचुएशन में क्या है, तो ये है यहाँ पर अगर हम डिटरमाइन कर रहे हैं एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट जो है हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट जो होता है वो क्लास है सर, क्लास है। तो थोड़ा रुक जाओ, ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर बस 2 मिनट रुक जाओ, बस ये टॉपिक कंप्लीट कर लेता हूँ। वाइल अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को स्मॉलर पुली के बीच में अगर हम कंसीडर करते हैं, जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है, हाँ अभिजीत मैं क्लास छोड़ रहा हूँ मैं, क्लास है सर अभी। हाँ ठीक है चलो क्लोज कर देता हूँ। ये थोड़ा फॉर्मूला का 1 मिनट रुक जाओ बस, उसके बाद फिर तुम लोग अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं। अगर हम थोड़ा सा छोटा सा फॉर्मूला वाला डिस्क्राइब करने दो। अगर हम एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है वो स्मॉलर पुली का कंसीडर किया जाता है। अगर दोनों बोथ द पुली और सेम मटेरियल के हैं तो साइन अल्फा जो होगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा दैट इज इक्वल टू R1 - R2 by x ओपन बेल्ट के लिए, और साइन अल्फा, हाँ बस 2 मिनट रुको बस, R1 + R2 by x होगा। अटेंडेंस हो गया? नहीं अटेंडेंस नहीं हुआ है। और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो लैब जो थीटा इज इक्वल टू 180 - 2 अल्फा इंटू पाई बाई 80। ये फॉर्मूला तुम लोग ध्यान देखना, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है अटेंडेंस ले लेता हूँ तुम लोग का।